Very good morning, all of you. All the viewers, all the participants who are currently joining with us, and a warm welcome you all. तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमारा जो देश है उस देश के साथ हमारा बराबर एक साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। नई नई जानकारियों के साथ में हम लोग बात करते रहेंगे, नई नई जानकारी आएंगी उसके बाद में हम जरूर शेयर करते रहेंगे, उसका डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक में स्टडी करने से पहले उसका बेसिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो हमारा सब्जेक्ट है, ये न्यू एंडीवर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है आपका पूरा एजुकेशन का प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि भारत देश में जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बड़ा ही विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं और इस अध्ययन कर स्टडी कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो आप पाएंगे, आपने देखा स्टडी किया है कि 19वीं शताब्दी में, आप 19वीं शताब्दी के पहले जाएंगे तो उतना परिवर्तन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम क्या था, बिजनेस को फैलाने में लगे हुए थे, बिजनेस फैला रहे थे, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन ये बात जब उनके दिमाग में आई, क्योंकि भारत देश में पूरी तरह से अगर राज करना है, भारत को अपने अधीन करना है, तो भारत से संबंधित प्रत्येक पहलू को अपने अधीन करना होगा, प्रत्येक पहलू को अपने नाम से जोड़कर देखना होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कल्पना की थी, उस कल्पना को वास्तविक रूप में परिवर्तित कराने के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी जिम्मेदारी उठाई। क्षेत्र की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बिजनेस को प्रमोट कराने में लग गए, और जब इन्होंने पाया कि भारत में अगर राज करना है तो भारत के प्रत्येक पहलू को जोड़कर अपनी कल्पनाओं के रूप में देखना होगा, अपने भविष्य के रूप में देखना होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में ये बात आ गई, भारत में अगर राज करना है तो प्रत्येक पहलू को अपने नाम से जोड़कर हमें देखना होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, या शिक्षा के क्षेत्र के, या शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रयास को निरंतर गतिशील करने के लिए एक जिम्मेदारी उठा ली। तो यह जिम्मेदारी जो देखने को मिली है वास्तविक रूप में, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हम लोग देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कहने को तो ये कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन हर टॉपिक को समझना जरूरी होता है। कभी कभी अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस छोटे से टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग को जानना जरूरी है कि आखिर उस टॉपिक जैसे हमारे चलते आ रहे हैं, तो जो उसमें कई सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, कई सारे उद्देश्य जुड़े हुए हैं, तो योजनाएं और उद्देश्यों को समझना बेहद जरूरी है। तो उस बातों को समझने के लिए हर टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आज का जो टॉपिक है यशपाल समिति, यशपाल समिति 1993। अभी तक आपने जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक में कोई ना कोई आगे आकर, कोई ना कोई शिक्षा शास्त्री ने आगे आकर काम किया है। तो वो शिक्षा शास्त्री के नाम से ही योजनाएं भी चली हुई हैं। तो हम लोगों ने जिस तरीके से हर टॉपिक में देखा, जैसे कोठारी शिक्षा आयोग हो गया, मदारी शिक्षा आयोग हो गया, मैकाले की शिक्षा नीति हो गई, हंटर कमीशन हो गया, और सैडलर कमीशन हो गया, राधा कृष्णन आयोग हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, और स्वतंत्र भारत के पूर्व की शिक्षा के क्षेत्र की परिस्थिति और स्वतंत्र भारत के पश्चात के भारत की शिक्षा की तस्वीर, तो दोनों में बड़े आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे तो हम लोग बहुत सारा परिवर्तन पाएंगे। और वास्तविक रूप में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई है वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुई है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र को गतिशील करने की जिम्मेदारी उठाई, और वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखने को
मिली। आप 19वीं शताब्दी में देखेंगे तो 1837 में आपने देखा कि किंडरगार्टन पद्धति आई, जो फ्रॉबेल के अध्यक्षता में, फ्रॉबेल के दिशा निर्देशन में, तो उसके जो लीडर थे उनके नेतृत्व में 1836 में किंडरगार्टन पद्धति आई, जिसमें विद्यालय को बगीचा बताया उन्होंने, और विद्यालय पढ़ने वाले बच्चों को पुष्प बताया, पौधे बताया, जिन्होंने, क्योंकि किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के पहले या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम उसमें एक नई कहानी जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम नई कहानी काल्पनिक रूप से जोड़ेंगे तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो फ्रॉबेल के दिमाग में भी ये बात आई कि विद्यालय एक बाग है, और विद्यालय में जो बच्चे चहक रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल पुष्प की तरह है। जैसे माली अपने बगीचे में, माली जो है पौधे, पेड़ पौधों को जो है पानी दे देकर जो है उनको जीवित बनाए रखने की कोशिश करते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरह से फ्रॉबेल ने भी कल्पना की कि बाग, विद्यालय जो है बाग है, और विद्यालय पढ़ने वाले बच्चे पुष्प हैं, यानी पेड़ पौधे हैं। तो 1837 में किंडरगार्टन पद्धति आया। आप लोग सोच रहे होंगे ये टॉपिक हमने पिछले टॉपिक में भी रिवाइज किया है। देखिए, हम लोग क्या है कि किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम लोग फ्लैशबैक भी करना जरूरी होता है। अगर जनरली हम देखें तो इंडिया में जो रेवोल्यूशन हुए हैं, इंडिया में जो चेंज आया है, तो उसमें फ्लैशबैक करके जब हम देखेंगे तभी हम नेक्स्ट इंडिया को देख पाएंगे। प्रीवियस सिचुएशन क्या थी, प्रीवियस सिचुएशन ऑफ इंडिया क्या था, और जो प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है उसमें हम देख ही रहे हैं, बहुत सारा परिवर्तन देख लिया है, तो वो फ्लैशबैक करना जरूरी होता है। तो ठीक इसीलिए हम इसको रिवाइज करें। तो 19वीं शताब्दी में आपने देखा कि किंडरगार्टन पद्धति आई, जिन्होंने जो है विद्यालय में बगीचों बाग के रूप में, काल्पनिक रूप में देखा, और ठीक उसी तरीके से बच्चों का ग्रोथ करने की जिम्मेदारी उठाई। तो उस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया किंडरगार्टन के नाम से ही उन्होंने जो है तो सेक्शन बनाए, यानी कि एलकेजी, यूकेजी, लोअर किड्स गार्डन और अपर किड्स गार्डन, जो आज हम देख रहे हैं। वही टॉपिक जो है आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक आप देखिए, इसमें आगे देखिए तो 1909 में किलपैट्रिक के दिशा निर्देशन में हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का भी जोड़ा गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, जब वो छू नहीं पाते, कोई बोल नहीं पाता है, कोई फिजिकली जो है परेशान, पीड़ित है, और कोई मेंटली प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो आप इस तरीके देखेंगे। तो आज की सिचुएशन में सभी जो भी स्टूडेंट है, जो भी जिस तरह का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके से परेशान, उसको परफेक्ट रूप से जोड़ने की कोशिश की गई है शिक्षा के क्षेत्र से। तो 1909 में इस तरह के फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को शिक्षित करने की कुछ जिम्मेदारी ली गई, और 1918 में प्रोजेक्ट विधि आई, और 1919 में यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि देखा आपने, प्रोजेक्ट मेथड, जो कि किलपैट्रिक के द्वारा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र परिवर्तन कराने के लिए प्रोजेक्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट एक ऐसा विकल्प है जिससे हम बच्चों की काल्पनिक शक्ति पर जोर दे सकते हैं, मेंटल रिएक्शन को इम्प्रूव करा सकते हैं, और उनकी जो रचनात्मक शक्ति है उस पर हम फोर्स कर सकते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो क्लासरूम में प्रोजेक्ट को उन्होंने शामिल कराया किलपैट्रिक ने। और 1919 में देखिए, 1919 में 19वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। जो शिक्षा के क्षेत्र का जो वास्तविक रूप है, जो है देखने को मिला है, शिक्षा का क्षेत्र का जो वास्तविक रूप हम लोग को जो प्रदर्शित हमारे सामने हुआ है, वो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो चुका था। तो 1919 में जो है डाल्टन योजना आई, जिसमें बात की गई कि इसमें बच्चों को कक्ष में ज्ञान का आदान प्रदान कराने के साथ साथ में बच्चों को जब हम घर भेजते हैं तो वहां भी हम शिक्षा के विषय से जोड़कर उनको रखें, ताकि वो जो क्लासरूम में पढ़ाया गया उसका फीडबैक वो घर में जाकर भी ले सके। तो इस तरीके से अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो 1937 में आपने देखा कि वर्धा योजना आई, वर्धा योजना आई 1937 में वर्धा योजना आई। इसमें क्या उद्देश्य था, जो कि ये जो उद्देश्य था, ये जो योजना थी,
ये महात्मा गांधी के प्रयास से आई, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को सार्वभौमिकरण रूप प्रदान करना। तो इस तरीके से शिक्षा को सार्वभौम के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई और ये योजना जो है गतिशील हुई। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होते हुए यहाँ पर ये योजना बीच में ही रोक दी गई और 1944 में जो है 1944 में सार्जेंट योजना आ गई। सार्जेंट योजना भारत में लागू हो गई। उन्नीस सौ 1944 में सार्जेंट योजना लागू हो गई। अब यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से पता था कि भारत में रिवॉल्यूशन कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि 1857 क्रांति से ही भारत में वो स्वतंत्रता की अनुभूति भारतीयों को होने लगी थी। उनको लगने लगा था कि हमें स्वतंत्र होना जरूरी है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सार्जेंट योजना लागू की और भारत को संतुष्ट करने के लिए, भारतवासियों को संतुष्ट करने के लिए इस योजना का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि अगले 40 वर्षों तक हम प्रत्येक भारतवासी को साक्षर करेंगे, एजुकेटेड बनाएंगे, शिक्षित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले 40 वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भारतवासी शिक्षित होना चाहिए। इससे पूर्व अगर आप देखोगे तो 1860 में पंजाब यूनिवर्सिटी, चूंकि अब देखो यहाँ पर क्या 1860 की बात है और हम थोड़ा सा पहले जाते हैं तो और थोड़ा सा पहले आप देखोगे सन 1857, जिसमें कलकत्ता, मुंबई, और मद्रास, इन 3 बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी खुल गई 1857 में। और इसी वर्ष जो है भारत में क्रांति हुई। भारत की पहली क्रांति देखने को मिली मंगल पांडे के द्वारा और दूसरी क्रांति देखने को मिली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, जो आज भी जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी ईयर में जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी खोली गई और इसके 3 वर्ष बाद पंजाब यूनिवर्सिटी खुली। और इसके 27 साल बाद यानी कि सन 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब ठीक इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और 1902 में आपने देखा विश्वविद्यालय आयोग आया, 1917 में आपने देखा सेटलमेंट कमीशन आया, 1948 में देखा राधाकृष्णन आयोग आया, 1952 में आपने देखा मदारियर शिक्षा आयोग आया, 1961 में आपने देखा कि एनसीईआरटी बना, 1962 में आपने देखा सीबीएसई बना, 3 नवंबर 1962 में बना और 15 दिसंबर 1963 में केंद्रीय विद्यालय आया। और इस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं। अच्छा, 1965 में भी एक योजना आई थी जो फिटनेस कॉर्प एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रत्येक सब्जेक्ट को जोड़कर एजुकेशन में परिवर्तन कराने की कोशिश हुई है और हो रही है। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। चलिए, टॉपिक में आना जरूरी है क्योंकि बात होती रहेगी, टाइम निकल जाएगा। तो टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। तो जो आज के टाइम पर जो हमारा जो आज का टॉपिक हमारा यशपाल समिति 1993। हम लोगों ने भी देखा कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किन किन उद्देश्यों के साथ में शिक्षा के उद्देश्य को बनाने की कोशिश की गई। तो अगला उद्देश्य जो हुआ यशपाल समिति के नाम दिशा निर्देश में देखने को मिला। उससे पूर्व अगर आपने देखा है, हम लोगों ने स्टडी किया कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा। उससे पहले आपने देखा कि 1966 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग बना था, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम में जाना जाता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखिए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट कि इसमें क्या है। एक तो ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कही जाती है जो 1966 में आई है, ठीक है। और 1986 में आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो जब पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी थी तो फिर दोबारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन इसमें चेंज है। चेंज क्या है इसमें? चेंज क्या है? चेंज ये है कि ये वाला 1964 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे आप शॉर्ट में एनपीई के नाम से दिमाग में रखिए, इस तरह से याद रखिए। और इसको आप क्या है एनईपी, देखा आपने कि अब इसमें आप शॉर्ट के रूप में देखोगे तो 1966 में एनपीई इशू हुआ, अस्तित्व में आया, देखा हमने एनपीई, और 1986 में एनईपी आया। इधर आया एनपीई, इधर आया एनईपी। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्देश्य थे और उन चूंकि जितनी भी योजनाएं आई हैं तो उन योजनाओं की 5 साल बाद उसमें एक समय निर्धारण होता था और उस समय निर्धारण होने के अंतराल में ही उसकी समीक्षा की जाती थी, उसको स्टडी किया जाता था, उसका कंक्लूजन देखा जाता था कि उसमें जो कंक्लूजन के रूप में जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो कितना अनुकूल है, कितना परिवर्तन हमको देखने को मिला और उसी आधार पर क्या परिवर्तन कराना आवश्यक है। तो इसी तरीके से 1991 तो 92 में आपने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 12 भागों के दस्तावेज के रूप में भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था। 1952 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था। तो इसमें जो परिवर्तन देखने को मिला और जो रिपोर्ट में देखने को मिली तो उसमें 12 भागों के दस्तावेजों के रूप में यहाँ संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने देखा। और उसके ठीक एक वर्ष बाद आप देखिए जो इसके बाद जो आया वो आया यशपाल समिति 1993। अब इसमें समझना जरूरी है इसमें आखिर क्या ऐसा चेंज हुआ जो कि राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले ही उद्देश्यों का अध्ययन हो चुका था, पहले ही उद्देश्यों की समीक्षा हो चुकी थी और समीक्षा होने के बाद रिपोर्ट दे दी गई। लेकिन इसमें क्या ऐसा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये बात जानना जरूरी है। यशपाल समिति 1993 की रिपोर्ट में इसमें इन्होंने क्या था, चूंकि ये यूजीसी के प्रेसिडेंट थे और इनके नेतृत्व में जो समिति बनी यशपाल समिति, जो 7 सदस्यीय सदस्यों के साथ समिति के 7 सदस्यीय सदस्यों के दिशा निर्देशन में समिति का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। और इनके साथ में जो लोग थे तो उसमें थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ये पहले सदस्य थे। दूसरे थे प्रोफेसर टी.एस. सरस्वती, जो प्रमुख बाल विकास विभाग एसएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से संबंधित थे। और आगे देखेंगे सुश्री दीनानाथ गुहा, मानव वैज्ञानिक मुंबई, ये मुंबई से संबंधित थे। और चौथे थे श्रीमती विभा पार्थ सारथी, प्रिंसिपल, जो सरदार पटेल विद्यालय की प्रिंसिपल थी और जो दिल्ली से संबंधित थी। और इसके आगे थे यानी कि 5वें जो सदस्य थे प्रोफेसर डॉक्टर वी.जी. कुलकर्णी, डायरेक्टर जो होमी भाभा विज्ञान टाटा मौलिक अनुसंधान और मुंबई से संबंधित थे। और इसके बाद में थे जो थे 6वें सदस्य थे प्रमेश आचार्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। तो ये और अध्यक्ष थे, तो 6 सदस्य हो गए और 7वें अध्यक्ष थे यशपाल। तो इस तरह से समिति का गठन जो हुआ था जिसमें 7 सदस्यों से संबंधित थी, 7 सदस्यों के दिशा निर्देशन में समिति का गठन हुआ, समिति की समीक्षा की गई और नई रिपोर्ट पेश की गई। तो नई रिपोर्ट में क्योंकि शीर्षक भी जुड़ा होता है, तो इसमें जो शीर्षक था इसका जो अवधारणा थी, तो इसको कई शब्दों में कहा गया है, इसको कहा गया है एजुकेशन विदाउट बर्डन 1993। यशपाल टॉपिक है, यशपाल समिति 1993 और इसमें बोल दिया है एजुकेशन विदाउट बर्डन 1993। क्यों?
क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि पूर्व निर्धारित योजनाओं में का अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स उन्होंने निकाला, खोजा। उन्होंने पाया कि बच्चों का शैक्षिक बोझ करना बहुत जरूरी है। शैक्षिक बोझ को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से इस टॉपिक में इस नई समिति का गठन क्यों किया, आखिर इसमें चेंज करने की क्या जरूरत थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी, संशोधन भी हो चुका, और संशोधन होने के बाद में जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो फिर से उसमें रिव्यू किया गया, स्टडी किया गया। तो इन्होंने पाया कि स्टूडेंट को अगर हमें बोर्ड में कंसंट्रेशन कराना है तो क्लास ज्वाइन करने से पहले उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूपों से उसे एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव मोड में उसको रहना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो फिर उसका कंसंट्रेशन बोर्ड में नहीं हो पाएगा। तो फिजिकली और मेंटली दोनों इस आधार पर उन्होंने पाया कि बच्चा जो घर से चलता है तो बैग में कितनी किताबें लेकर चलता है, बहुत ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए, उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही उसका डिसाइड होना चाहिए। तो इस 7 सदस्य समिति ने इस बात की समीक्षा की, इस बात की समझा कि बच्चों का शैक्षिक बोझ कम करना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से समिति में बात हुई। तो आप लोगों ने देखा कि एजुकेशन विदाउट बर्डन 1993 के नाम से ये टॉपिक या इनका शीर्षक था, वो ये समिति इस नाम से भी जानी जाती है। और ज्ञान विस्फोट अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन 1993। देखिए यह सेम है लेकिन नाम कई मिल गए इसमें। एक तो ज्ञान विस्फोट अवधारणा, क्योंकि बच्चों के स्तर का विकास करने के लिए बच्चों के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को लागू होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार किताबों का निर्धारण होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार उनका ज्ञान का संचालन होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार उनका बौद्धिक विकास पर जोर देने की कोशिश कराना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार उनकी रुचि को पहचानना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से ज्ञान विस्फोट अवधारणा के रूप में भी देखा गया। और लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखना बिना किसी बोझ के, यानी कि बच्चे अगर एक क्लासरूम में बच्चे, चूंकि आज का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि छात्र केंद्रित योजना के रूप में देखा जाता है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ज्ञान से जोड़ने की कोशिश कराई जाती है, इसलिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है, जो आज का सिस्टम विद्यालय में चल रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए लर्निंग विदाउट बर्डन के रूप में देखा कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से कक्षा में प्रतिभाग करने की मंजूरी दी जाए। बच्चे जो है फ्रीली रूप से बच्चे एजुकेशन को रिसीव करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तो इस तरह से यशपाल समिति कई नामों से जानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से इस शीर्षक को समझाया गया, ये बात जानना जरूरी है। तो इस तरीके से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, देखिए फिर से बात हो गई, फिर से वो टॉपिक रिपीट हो गया, जबकि हम पहले आपको बता दें कि 26 सितंबर 1985 वो MHRD बना। और MHRD यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 में छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। देखिए यशपाल समिति को जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में देखा गया कि राष्ट्रीय सलाहकार, और MHRD को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति है। NCERT के राष्ट्रीय सलाहकार समिति है जो शिक्षा के उद्देश्यों को गतिशील करने के लिए उनकी समीक्षा करते हैं और अपने सुझाव देते हैं। MHRD है प्राइमरी और साहित्य के रूप में अपने सुझाव देते हैं कि बच्चों शिक्षा में हम किस तरह का परिवर्तन करा सकते हैं। तो इस तरीके से अध्यक्ष यशपाल थे और इन्हीं के नाम से यशपाल समिति जानी जाती है। और इन्हीं के नाम से जो दूसरा नाम है हिंदी में कहेंगे तो शैक्षिक बोझ कम
करना। इस टॉपिक को दूसरे रूप में देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का जो उद्देश्य था वो छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम कराना। तो इस तरीके से इस समिति आप देखिए 1900 यशपाल, प्रोफेसर यशपाल अपनी रिपोर्ट, टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ते हैं तो वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 1992 में यशपाल ने, प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट दी और 15 जुलाई 1993 इस समिति का गठन हुआ। इस 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ 15 जुलाई 1993 और जिसका नाम दिया गया शिक्षा बिना बोझ, जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन विदाउट बर्डन। 1993 के रूप में भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा बिना बोझ किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कि प्रोफेसर यशपाल समिति। लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है, आपका आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल समिति 1993। ज्ञान विस्फोट अवधारणा किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल समिति 1993। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्टडी करते रहिए, इसका क्वेश्चन आएगा और आता है। ये बड़ा टॉपिक है, सॉरी छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके जो क्वेश्चन है वो शायद उसमें आप डाउट हो सकते हैं, क्योंकि कभी ज्ञान विस्फोट अवधारणा के बारे में बात हो रही है, तो कभी शिक्षा बिना बोझ के बारे में बात हो रही है, कभी लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में बात हो रही है। तो इससे हम लोग डाउट हो सकते हैं, बच्चे डाउट हो जाते हैं। डोंट वरी, आप डाउट मत होइए। अब हम लोग बात करते हैं कि महत्वपूर्ण संस्तुति इस विषय से, यानी कि प्रोफेसर यशपाल समिति ने 7 समिति के निर्देशन या 7 समिति सदस्यों के साथ में इसमें इस समिति संबंध किन किन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं वो प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इस पर बात की गई। क्योंकि बात जो शीर्षक है इस टॉपिक का वो है शिक्षा बिना बोझ। तो शिक्षा के बिना बोझ का क्या मतलब है, कैसे डिसाइड हुआ कि शिक्षा बिना बोझ इशू करना चाहिए। तो सबसे पहले से जो महत्वपूर्ण संस्तुतियां, इसमें पहला पॉइंट था पाठ्यक्रम निर्माण, सिलेबस डिसाइड होना जरूरी है। क्योंकि मदारिया शिक्षा आयोग में आपने देखा और 1966 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा। देखिए 1964, अब एक थोड़ा बात बता देते हैं आपको कि 1964 में रिपोर्ट 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग बना और 1966 में रिपोर्ट आई और 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इशू हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले से सिलेबस डिसाइड था, पाठ्यक्रम निर्धारण था, एक समान पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया था और उद्देश्य जोड़ने के लिए प्रत्येक राज्य से संबंधित प्रत्येक जाति, धर्म और वर्ग, धार्मिक समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से इसमें भी इस पॉइंट को फिर से रिपीट किया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया, किस तरह से चेंज हुआ वो हम लोग देखते हैं। इसमें पॉइंट था, पॉइंट 1 में पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्धारण या पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यक्रम निर्माण। तो इस टॉपिक में क्या था, पहले पॉइंट को दिया गया जो कि सिलेबस कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चे, ताकि आसानी से समझ सके और उसी समय निर्धारण के अनुसार, क्योंकि स्कूल कॉलेज का टाइमिंग होता है मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली का जो टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में स्टूडेंट प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ सके। तो इस तरीके से सिलेबस को डिसाइड किया गया, निर्माण किया गया और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया, और जिनसे बच्चे कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रित होनी चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, ताकि इन शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। सिलेबस ऐसा आना चाहिए, देखिए पाठ्यक्रम निर्धारण हुआ, पाठ्य पुस्तकों,
पाठ्य पुस्तकों के को तैयार करने तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, इन्होंने इस बात को देखा। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप लोगों ने पहले पॉइंट में देखा कि पाठ्यक्रम का निर्माण और पाठ्य पुस्तकों का तैयार करने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, केंद्रित किया जाना चाहिए। तो इस बच्चों के स्तर के अनुसार जो है सिलेबस का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। आप लोगों ने पहले की योजनाओं में पढ़ा हुआ है, हंटर कमीशन में ही पढ़ा हुआ है कि शिक्षा के उद्देश्यों को गतिशील करने के लिए जिला बोर्डों का गठन, नगर पालिका व शिक्षा विभागों के दिशा निर्देशन में शिक्षा उद्देश्यों को गतिशील किया जाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को गतिशील किया जाए, जिम्मेदारी दे दी गई। सरकार से हस्तक्षेप को खत्म करके विभिन्न विभागों से को जोड़कर शिक्षा के उद्देश्यों को देखने की कोशिश की गई। तो ठीक उसी तरीके से दूसरे पॉइंट में ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर ग्राम ब्लॉक तथा जिला स्तर पर ग्राम ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाए। शिक्षा समितियों का गठन किया जाए। ठीक है, अब आपने इसमें देखा कि जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें। तो इस तरीके से क्या है, जैसे हम लोग आज देख रहे हैं कि डाइट बनी हुई है और बीएससी है और बीआरसी है, इन सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, वहन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को जांच करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करते हैं, बच्चों की गुणवत्ता का परख करते हैं। तो इसके बाद में रिपोर्ट दी जाती है, वो क्षेत्रीय कार्यालय में दी जाती है। तो इसी तरीके से 1993 की जो दूसरा पॉइंट था, ग्राम ब्लॉक तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा समितियों का गठन किया जाए, जिससे वो जो है परीक्षण किया जा सके, शिक्षा के उद्देश्यों का परीक्षण किया जा सके। अगला उद्देश्य के बारे में देखते हैं, अगले पॉइंट पर स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट है गृह कार्य के लिए स्कूल में पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास। गृह कार्य के लिए स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए। पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास पुस्तकों के पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए।
सारणी बनाई जाए। आज जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो हर इंस्टीट्यूट में टाइम टेबल बना हुआ है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टीचर का डिवाइडेशन, यानी हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट का टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है ताकि हर सब्जेक्ट को कवर किया जा सके। तो ठीक उसी तरीके से गृह कार्य के लिए स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी का प्रयोग किया जाए, अलग से समय सारणी का निर्धारण किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे हम लोग देखेंगे तो डियर स्टूडेंट, शिक्षा इस टॉपिक का या प्रोफेसर यशपाल समिति का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि सिलेबस बच्चों के स्तर के अनुसार ही निर्धारित किया जाए। एक जैसे कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा में गृह कार्य ना दिया जाए, पहले ही डिसाइड हो चुका था। क्योंकि जैसे और अगर आप आसानी समझें तो हम लोग समझ सकते हैं कि पूर्व में मेरियम मॉन्टेसरी के बारे में आप लोगों ने सुना है, शिक्षा शास्त्री थी। तो इन्होंने जो है बाल गृह का निर्माण किया था, यानी कि बच्चों को एक जगह पर बैठाना और उस एक जगह पर बैठाने के बाद में उस स्थान का उन्होंने बाल गृह के रूप में नाम दिया, जिसे आज कक्षा कहा जाता था। वो पूर्व में बाल गृह नाम दिया। तो उस टाइम पर बच्चों को प्राथमिक स्तर पर रोकना जरूरी था और किंडरगार्टन जब फ्रॉबेल आए तो उन्होंने कहा कि खेल खिलौने के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो खेल खिलौने के माध्यम से बच्चों की रचनात्मक शक्ति का विकास किया जाए, सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाए, इस पर जोर दिया गया, ना कि उनको किताबों के माध्यम से शिक्षित करने की कोशिश किया गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्तर होता है, प्राथमिक स्तर होता है, जो प्राथमिक स्तर जो है 3 वर्ष से प्रारंभ होता है और इस एज में बच्चा खेलना चाहता है। बच्चे का इंटरेस्ट का मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रॉबेल ने रुचि का अध्ययन करने के लिए खेल खिलौने के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था कराई। उसी आधार पर यह पॉइंट डिसाइड हुआ कि प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य ना दिया जाए, क्योंकि बच्चों के रुचि को पहचानना जरूरी है। बच्चों की रुचि को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास करना जरूरी है, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना जरूरी है। तत्पश्चात हम ज्ञानात्मक विकास से जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षा में प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य ना दिया जाए, क्योंकि ये वाली जो क्लास होती है, ये वाला जो लेवल होता है, ये 3 वर्ष से शुरू होता है। 3 वर्ष से ही प्रारंभ होता है कि बच्चों का जो शुरुआत होती है, वो जो शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने की जो शुरुआत होती है वो 3 वर्ष से शुरू हो जाती है। जैसे आमतौर पर आज जो है जैसे हमारा बच्चा 3 वर्ष का होता है वैसे स्कूलों में उसका एडमिशन करा देते हैं। तो आगे वाली योजना हम समझेंगे। आगे क्या संस्कृति हुई? आगे संस्कृति हुई कि बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के लिए बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के लिए आज देखो, पहले क्या था, देखिए 1993 में इस बात को महसूस किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में चेंज करना जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कराना जरूरी है। तो इसमें इसी समिति ने, प्रोफेसर यशपाल समिति ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जा सकती है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप अगर इस प्राइमरी सेक्शन में जाएंगे, सीबीएसई स्कूलों में जाएंगे, सेंट्रल स्कूलों में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक साइड ए गिरता है और दूसरी साइड एप्पल आता है, सेब आता है। वन साइड ए आया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, वहां पर क्लिक किया, वहां पर ए आया
और फिर दोबारा सेब आता है, एप्पल आता है। उसके बाद फिर दूसरा क्लिक किया तो वहाँ बी आया और बी फॉर बैट आया। तो पिक्चर आ रहा है, एक साइड आया बी, पहले बी आया, बच्चा देख रहा है कंटिन्यू बोर्ड में कि देखिए उसको बच्चे का कंसंट्रेशन कराने के लिए आज के जो आयोग है उन्होंने पाया कि बच्चों का अगर रचनात्मक शक्ति का विकास करना है, तेजी से विकास करना है, तो उनकी मन शक्ति का विकास करने के लिए चलचित्र के माध्यम से शिक्षा दी जाए। चलचित्र तो डिजिटल बोर्ड के डिसाइड किया गया। तो क्योंकि ये जो समिति है इसका उद्देश्य था बाल केंद्रित वातावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार या विद्युत प्रचार माध्यमों का प्रयोग अधिक किया जाए। विद्युत प्रचार तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप लोगों ने देखा डिजिटल बोर्ड आ गया, तो वन साइड ये आ रहा है, दूसरी साइड एप्पल आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट भी आ रहा है और बच्चे सीख भी रहे हैं। तो ए से लेकर जेड तक जिस तरीके के जो वर्ड्स कनेक्टेड हैं उन सभी वर्ड्स को और अल्फाबेट को भी सीख रहे हैं। तो इस पर जोर दिया। विद्युत या बिजली, विद्युत प्रचार माध्यम से शिक्षा दी जाए। शिक्षा दी जाए। ठीक, तो प्रोफेसर अस्पताल समिति का जो अगला बिंदु था, प्रमुख जोर देना था, वो ये था कि शिक्षा के क्षेत्र को गतिशील या बहुत तेजी से विकास करना जरूरी है और बच्चों का ध्यान केंद्रित कराना भी जरूरी है। और पहले से ही आप देख रहे हैं, आज के टाइम पर भी आप देख रहे हैं कि आज जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें 3 मेथड अप्लाई होते हैं। उसमें मेथड अप्लाई होता है कि ऑडियो एड होता है और वीडियो एड होता है और तीसरा ऑडियो वीडियो एड। इन तीनों के माध्यम से आज एजुकेशन सिस्टम रनिंग पर है। एजुकेशन सिस्टम को मूव कराया जाता है। अगला पॉइंट है छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक गतिविधि दूरदर्शन नामक गतिविधि के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रम को शुरू किया जाए। छात्रों अध्यापकों तथा अभिभावकों क्योंकि इन तीनों की जिम्मेदारी है, इन तीनों की सहायता से हम शिक्षा के उद्देश्य को गतिशील करा सकते हैं और करा रहे हैं। तीनों की उपयोगिता होती है। हाँ, देखा, छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन के लिए शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम का दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन के माध्यम से किया जाए। पहले डिसाइड हुआ और सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण के साथ साथ में अलग से समय सारणी का निर्धारण किया जाए और ग्राम, बोर्ड, इन सभी को जिम्मेदारी दी जाए। ग्राम और ब्लॉक में, जैसे आप ब्लॉक में के रूप में देखते हैं कि ब्लॉक के रूप में अलग से कार्यालय होता है और जिला स्तर पर अलग से कार्यालय होता है और ग्राम के क्षेत्र में अलग से कार्यालय होता है जिसकी जिम्मेदारी प्रधान उठाते हैं। प्रधान जो है, लेकिन अब जो है आप पूरी तरह से शिक्षा ही देखते हैं। तो इस तरीके से कार्यालय बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप समीक्षा करें और समीक्षा के आधार पर हमें रिपोर्ट दें। अगला टॉपिक में आप देखेंगे और इसके बाद आपने देखा कि क्योंकि स्टूडेंट, टीचर और गार्जियन तीनों को ही जो देखा गया और तीनों को जागृत करना भी जरूरी था। और जागृत करने के लिए तीनों को एक ही उद्देश्य के रूप में जोड़कर देखा गया, वो था दूरदर्शन या टेलीविजन के माध्यम से भी कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण करा के जो शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित हो
तो इस तरीके से उद्देश्य को गतिशील किया गया। अब आगे देखेंगे हम लोग, जो आगे टॉपिक है आगे, प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाए। प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना ठीक था, खेल खिलौने के माध्यम से शिक्षा देना जरूरी था और विषय का धीरे धीरे अध्ययन भी कराना जरूरी था। अब विषय कैसा कि मान लीजिए अगर मैथ की बात है तो उसमें शिक्षण उपकरणों की सहायता से उनको काउंटिंग सिखाना, गिनती सिखाना, कि हमने मान लीजिए 3 चौके ले ली तो इसको हमने अगर आधे के टुकड़ों में डिवाइड कर लिया तो इस तरह हम काउंटिंग सिखा सकते हैं। 1 2 3 एंड दस्ता जोड़ लेते हैं 5 4। तो इस तरीके से हम उनको काउंटिंग सिखाते थे नहीं बल्कि सिखा रहे हैं। तो आज के टाइम पर स्कूलों में आप देख रहे हैं तो, और अगर ट्राइंगल या सर्किल या सिलेंडर के बारे में बताना है उनको तो हम फिर फिगर को काट के उनको दिखाते हैं सर्किल है, फिगर को काट कर दिखाते हैं ये त्रिभुज है, फिगर को काट कर दिखाते हैं ये चतुर्भुज है या रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम उनको फिगर के बारे में बताते जाते हैं और प्राथमिक स्तर पर गणित के विषय का भी अध्ययन करा रहे हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए। प्राथमिक कक्षाओं में गणित विषय की समीक्षा की जाए। गणित विषय की समीक्षा की जाए तथा भाषा के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों को स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिए जाए तथा भाषा के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों का संचालन स्थानीय भाषा व बोलचाल के मुहावरों के लिए भी उचित स्थान दिया जाए। क्योंकि बच्चों को किसी न किसी विचार के माध्यम से, जैसे हम लोग आमतौर पर आज मॉर्निंग टू इवनिंग असेंबली में जब इंस्टीट्यूट कनेक्ट होते हैं तो मॉर्निंग असेंबली में ही थॉट्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। किसी भी थॉट को आप ले सकते हैं कि नर्चर योर बेटर टुमारो, नर्चर योर ड्रीम्स फॉर ए बेटर टुमारो एंड वर्क इज परसिव, एजुकेशन is most important weapon which you can use to change your world, which you can use to change yourself। आप अपने आप में परिवर्तित कर सकते हैं या अपने संसार को भी बदल सकते हैं। संसार आपका क्या है? वो बच्चे, क्योंकि उस बच्चों के रूप में आप संसार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगला पॉइंट में आपने देखे, अगले पॉइंट में देखेंगे हम लोग। इसमें आपने देखा कि प्राथमिक स्तर पर गणित के विषय की समीक्षा की जाए और स्थानीय व सरल भाषा के माध्यम से मुहावरों को भी उचित स्थान दिया जाए। और आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव, पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा समान जनजीवन तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। प्रतिबिंबित होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य जो हमारा वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस उद्देश्य को गतिशील करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन को सुरक्षित करना, जीवन को सरल व कठिन के रूप में लेकर जाना, जीवन को सुरक्षित कराने की कोशिश करना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है जो इनडायरेक्टली एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के अनुभव को सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। बच्चों का अनुभव जो है सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए और कठिन
बोझिल भाषा का प्रयोग ना किया जाए। व कठिन बोझिल भाषा का प्रयोग ना किया जाए। इस प्राइमरी सेक्शन जो है ये सीखना शुरू करता है और इस सेक्शन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य से जोड़कर देखने की कोशिश कराना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें ये पॉइंट दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव को समान जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए व कठिन बोझिल भाषा का प्रयोग ना किया जाए। आगे लास्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग करने से विज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग पाठ्य पुस्तकों में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए व अनावश्यक क्रियाओं को दूर रखा जाए। अनावश्यक या अननेसेसरी एक्टिविटी को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इस सेक्शन को प्राइमरी सेक्शन जो होता है, प्राथमिक स्तर होता है, बिल्कुल सबसे पहला पायदान होता है। इस पहले पायदान को शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने के लिए उनकी रुचि का अध्ययन करना है और उन्हें रुचि अनुरूप ही प्रेरित भी करना है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट को देखना है। खेल खिलौने के माध्यम से शिक्षा दी जानी है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को भी जोड़कर देखना है, गणित विषय, विज्ञान विषय। तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए तथा अननेसेसरी एक्टिविटी को अवॉइड किया जाए। और इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था, शिक्षा बिना बोझ, तो इसका इस शीर्षक को समझने के लिए, इसमें समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जो बैग है उसका वजन, बैग का वजन 4 से 5 केजी बस होना चाहिए। 4 किलो या 5 किलो बहुत ज्यादा, 4 किलो होना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ समय पहले, अभी शायद 2 साल की पहले की बात है, कि एनसीईआरटी ने बोला कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चों को टीचर डांट नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। उनको कुछ एनवायरनमेंट डेवलप करके उनका कंसंट्रेशन जो है खेल खिलौने के माध्यम से एजुकेशन प्रमोट कराने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने सख्त रुख अपनाया और कह दिया कि सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चों को डांट डपट नहीं सकते। तो इस तरीके से इसमें शिक्षा बिना बोझ के डिसाइड हो गया कि 4 से 5 किलो केजी का बैग होना चाहिए और 6 से 8वीं तक के बच्चों को स्वतंत्रता बाद का इतिहास पढ़ाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को जागरूक करने के लिए कक्षा 6 से ही स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्र भारत का दर्शन कराया जाए और ये यहीं से शुरुआत की जाए। तो
तो इस तरीके से प्रोफेशनल यशपाल समिति का जो उद्देश्य था, प्रोफेशनल यशपाल समिति का जो उद्देश्य था, शिक्षा बिना बोझ के या ज्ञान विस्फोटक या लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि सीख जो है बिना बोझ के सीखना, स्वतंत्र रूप से सीखने पर जोर देने की कोशिश करना, करके सीखने पर जोर देने की कोशिश करना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरीके से 1993 में ये यशपाल समिति आई। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली या बहुत ज्यादा डाउट की बात नहीं है। इसमें बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शिक्षा बिना बोझ के। इसमें सिलेबस को डिसाइड किया गया, उस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम टेबल को डिसाइड किया गया, मैथ सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया गया, विज्ञान को भी इम्प्लीमेंट कराया गया, क्रियान्वित किया गया और सरल भाषा के माध्यम से शिक्षित कराया गया। बहुत बोझिल भाषा को अवॉइड किया गया। तो इस तरीके से यशपाल समिति के ये प्रमुख उद्देश्य थे और इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इतना ही है। उस टॉपिक में ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी बहुत अच्छी थी। तो इस तरीके से समझिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट में आप दे सकते हैं। और ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1993 के बाद में आज के टाइम पर जो है प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर मिड डे मील और ये आर योजनाएं चल रही हैं। तो 15 अगस्त 1995 में जो है राष्ट्रीय आहार योजना लागू हुई। राष्ट्रीय आहार योजना यानी कि मिड डे मील। भारत में वर्तमान भारत में देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि साक्षरता मिशन 2020 जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चल रही है और 31 जनवरी 2018 जो कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विषय को देखना जरूरी है, प्रत्येक विषय को बढ़ावा देना जरूरी है। तो एक प्रमुख विषय है खेल शिक्षा। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने खेलो इंडिया का भी अनावरण किया। खेलो इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में खेलो इंडिया का अनावरण हुआ और 29 अगस्त 29 अगस्त देखिए माय डियर स्टूडेंट, 29 अगस्त क्यों? 29 अगस्त जो है खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 29 अगस्त जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और अगर ध्यानचंद की डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 29 अगस्त 1905 जो 1928 में भारतीय हॉकी का नेतृत्व किया था और 1932 में इन्होंने सर्वाधिक गोल जाकर जर्मनी में तहलका मचाया था। तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में इस दिवस में फिट इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ पीएम मोदी के डायरेक्शन में 29 अगस्त 2019 को। माय डियर स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन की फिट इंडिया कब इशू हुआ या खेलो इंडिया कब इशू हुआ। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और इन फ्यूचर कंपटीशन इस तरह क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे दीजिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही काफी है। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, कई सारी जानकारियों के साथ में। तो इसी तरीके से आप हमारे हर बार की तरह आज भी हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे प्रयास को इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।